नमस्कार, आप देख रहे हैं भास्कर समाचार और मैं अरुण राठी। एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत करता हूं। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने इस कार्यक्रम में हम इस शख्सियत से आपकी मुलाकात कराते हैं। आज हमारे बीच जो शख्सियत मौजूद है, रालोद के वरिष्ठ नेता अरुण तोमर उर्फ बॉबी जी। जानेंगे इनसे कि आजकल का जो चुनावी माहौल है, इसको लेकर इनका क्या कहना है और क्या समीकरण इनको नजर आ रहे हैं। अरुण जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। अरुण जी, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अरुण तोमर है, गांव बावली है और मैं बड़ौत में ही रह कर बिजनेस करता हूँ। पार्टी की नीतियों से बचपन से जुड़ा हुआ हूँ। ये मेरा परिचय है। सर, आपने परिचय दिया, आप बिजनेस करते हैं। बिजनेस के साथ साथ राजनीति में कब आपने पदार्पण किया, कैसे शुरुआत की राजनीति की? चौधरी चरण सिंह की नीतियों से प्रभावित थे पढ़ते टाइम से, और चौधरी अजीत सिंह जी के साथ में राजनीति करने का मौका मिला। उनके कार्यकर्ता के रूप में जब से हमने होश संभाला, जब से काम करते आ रहे हैं। शुरुआत हुई थी जब चौधरी अजीत सिंह पहली बार सरकार में शामिल हुए और केंद्रीय उद्योग मंत्री बने। उस दौरान से चौधरी साहब ने इस क्षेत्र के लिए या किसान और मजदूर बिरादरी के लिए जो कार्य किए, उनको से प्रभावित होकर हम इस पार्टी के साथ में जुड़े। हालांकि हमारे से पहले हमारे परिवार, हमारे बड़े सब चौधरी चरण सिंह जी के साथ में रहे। उनसे ही हमने ये प्रेरणा ली कि हमें हमारी पार्टी कौन है और हमें राजनीति किस स्तर से करनी। तो जैसे अभी आपने बताया कि आपका परिवार पहले से ही राष्ट्रीय लोकदल के साथ जुड़ा हुआ था और चौधरी चरण सिंह जी के विचारों से प्रभावित थे, और आप भी उन्हीं के विचारों से प्रभावित होकर राजनीति में आए। अरुण जी, क्या आप हमारे दर्शकों को बताएंगे, आपने कहा कि आपने चौधरी अजीत सिंह जी के समय से काम कर रहे हैं और कई चुनाव उनके रहे हैं। कोई किस्सा कोई ऐसा बताएंगे जो काफी दिलचस्प रहा हो उनके चुनाव को लेकर या उनके विकास कार्यों को लेकर? दिलचस्प तो किस्से बहुत रहे जो साहब के। जब सन 90 से मैंने सही मायने में राजनीति में कदम रखा जी, तो उस टाइम से जितने भी चुनाव हुए उनमें मैं सब में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। चाहे वो रैली रही हो चौधरी साहब की या चुनाव लड़ाने की वैसे प्रक्रिया रही हो जी, सब प्रक्रिया में मैं शामिल रहा हूँ और चौधरी साहब के नजदीक रहने का भी मुझे मौका मिला जी। चलिए सर, आप बड़े सौभाग्यशाली हैं क्योंकि आप जो चौधरी अजीत सिंह है, ये वो बड़े अच्छे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे, साफ छवि उनकी थी और आपको उनके साथ काम करने का मौका मिला। ये आपका सौभाग्य, मैं कहूँगा आपको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सर, क्या हमारे दर्शकों को बताएंगे कि जैसे बहुत सारे चुनाव हुए, आपने सक्रिय भूमिका निभाई, क्या आप कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते रहे अब तक, या आपको कभी पार्टी ने कोई जिम्मेदारी भी सौंपी? नहीं, मैं शुरू में ही जब पार्टी में मैं जुड़ा था जी, तो उसी टाइम पे मुझे युवा संगठन से मैं जुड़ा था और युवा संगठन में मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश का महासचिव बना था जी। उस टाइम पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष होते थे डॉक्टर तेजवीर सिंह अलीगढ़ के जी। तो युवा की राजनीति जब से थी जी, लेकिन मैं उसके बाद में फिर संगठन में नहीं रहा कभी भी जी। मीडिया की जिम्मेदारी मैंने समय समय पर जरूर निभाई है जी, पार्टी के लिए काम करा है और हमेशा अपने आप को एक कार्यकर्ता ही मान का काम किया है जी। सर, आपने कहा कि आपको युवा की जिम्मेदारी दी गई थी, आप युवा थे, जाहिर सी बात है आप एक्टिव रहे होंगे, इसीलिए आपको युवा की जिम्मेदारी दी गई होगी। आपने अपनी युवा अवस्था से ही पार्टी में शुरुआत की, मेहनत की, पद भी लिया, बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली। क्या सर कभी चुनाव की बात करें, कभी राजनीति चुनाव लड़ने का मन हुआ आपका? हाँ, चुनाव लड़ने का मन हुआ, कई बार मन हुआ और कोशिश भी की, लेकिन रहा कुछ ऐसा कि जो साहब मैं नहीं लड़ पाया जी। शायद मेरे से बेटर प्रत्याशी रहे होंगे जी, या मैं इस योग्य नहीं समझा गया होगा, तो मुझे मौका नहीं मिला चुनाव लड़ने का जी। कई चुनाव ऐसे रहे जिसमें मैं लड़ना चाहता था लेकिन मैं नहीं लड़ पाया। तो क्या मानते हैं आप, क्या कारण रहा? या जैसे पहले से कहा जाता था कि पहले उन लोगों को मौका मिलता था जो काफी पैसे के मामले में मजबूत होते या दबंग टाइप के होते थे, आप सीधे स्वभाव के व्यक्ति रहे हैं, क्या आप कारण मानते हैं, किन वजह से? देखो, ना तो ये चीजें है कि पैसे वाला दबंग चुनाव लड़ता है जी। अगर मैं आज की बात करूं तो डॉक्टर राजकुमार सांगवान, जब मैं छात्र राजनीति से शुरुआत की उस टाइम पर डॉक्टर राजकुमार सांगवान छात्र राजनीति करते थे जी। हमारे से बड़े, हमारे से पुराने राजनीति करते थे जी। तो
उन्हें 45 साल सेवा करने के बाद में कोई मौका नहीं मिल पाया। परिस्थितियां ऐसी रही कि कई बार उन्हें चुनाव लड़ाने के लिए तैयारी की गई जी। लेकिन शायद उनके भाग्य में नहीं था। आज उन्हें जो मौका मिला, उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि मैं लोकसभा लड़ूंगा जी। उनकी सोच विधानसभा तक थी और आज उन्हें लोकसभा लड़ने का मौका मिला। तो राजनीति में संभावनाएं रहती है और संभावनाएं थी। आज डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी हमारी पार्टी के एक ऐसे प्रत्याशी है और उनके प्रत्याशी बनने के बाद में एक चीज हम जैसे उन लोगों में भी सब में जागरूक होती है जी कि जब डॉक्टर राजकुमार सांगवान को 45 साल के बाद में मौका मिला तो हमें तो अभी 35 ही साल हुए पार्टी की सेवा करते हैं जी। अभी आपने डॉक्टर सांगवान जी का जिक्र किया, उन पर भी बात करेंगे। उससे पहले जान लेता हूँ अरुण जी कि जैसे लोकदल का और बीजेपी का गठबंधन हुआ है, इस गठबंधन को लेकर आप क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं आप इसको? गठबंधन बहुत अच्छा निर्णय चौधरी साहब ने लिया है जी। अच्छा गठबंधन है और कई चीजें देखो ऐसी होती है कि हमेशा लड़ाई से ही काम नहीं चलता जी। जब भी कोई चीज हासिल करनी हो जी, जब भी कोई किसी चीज में आगे बढ़ना हो, तरक्की करनी हो, तो वो समझौते से और प्यार से, वार्ता से हमेशा वे चीजें हमें मिलती निपटाई जा सकती है। तो आज जो हमारी पार्टी है, हमारे नेता है जयंत चौधरी जी, वे किसान, मजदूर, युवा, पिछड़ों, इनकी सबकी राजनीति करते हैं, इनके वे नेता जी। आज कई चीजें ऐसी है जो इस वर्ग की आवश्यकता है और वो आवश्यकताएं पार्टी जब सरकार के साथ रहेगी तो निश्चित रूप से उसे मनवाने का काम करे। तो गठबंधन जो हुआ है जी, उससे इस वर्ग को फायदा होगा जिसके नेता जयंत चौधरी। अरुण जी, मैं आपसे एक जानकारी करना चाहूंगा। गठबंधन समझौता दोनों पक्ष आपस में मिलकर करते हैं, इस गठबंधन से बीजेपी को ज्यादा फायदा होगा या राष्ट्रीय लोकदल को ज्यादा फायदा होगा? ये तो अब देखना भी नहीं चाहिए, ना हमें इस पर विचार करना चाहिए कि बीजेपी को फायदा होगा या राष्ट्रीय लोकदल को फायदा होगा जी। फायदा तो दोनों को होगा और सोचना इस विषय में चाहिए अब कि इस गठबंधन को करने के बाद जो वर्ग जिसकी जो आवश्यकता है, जो जिसका अधिकार है, जो जिसे मिल जाना चाहिए जी, उसे हम कैसे दिलवा पाते हैं और हम सरकार को इस बात से संतुष्ट कैसे करते हैं कि ये जो मांग है ये पूरी हो जानी चाहिए। अभी आपने बात की कि चुनाव के बाद जो कार्य, जो योजनाएं हैं, जो वर्ग है, उसको हम कैसे दिलवा सकते हैं। अनुज जी, पहले देखा गया है कि सरकारें जब भी कोई योजनाएं लेकर आती थी, अगर किसानों की बात करें या मजदूरों की बात करें, अगर किसान मजदूर उसका विरोध करना चाहता था, विरोध अगर जताया जाता था, तो राष्ट्रीय लोकदल हमेशा उनका सहयोग किया करते थे। लेकिन अब पार्टी के साथ समझौता हो गया और समझौते के बाद गठबंधन में चुनाव लड़ा जा रहा है। क्या आपको लगता है कि किसानों की और मजदूरों की आवाजों को गठबंधन में रहकर भी उठाया जा सकता है? निश्चित रूप से उठाई अब अच्छे से जाता है जी। कि उस टाइम पर तो केवल एक हमारे पास में रास्ता था विरोध करने का जी। आज है अपनी बात को रखने का, समझाने का, जिसके हाथ में जो अधिकार है उससे ये बात करने का कि ये जो मांग है ये जायज है और ये मांग नाजायज है। नाजायज मांग का कभी राष्ट्रीय लोकदल समर्थन करता ही नहीं, ना पहले किया ना आज करता है। स्पष्ट राजनीति करने का नाम राष्ट्रीय लोकदल है। जैसे बात करते हैं डॉक्टर राजकुमार सांगवान की, प्रत्याशी उनको बनाया गया है, प्रचार प्रसार जोरों पर चल रहा है, तो क्या समीकरण आपको लग रहे हैं, चुनावी समीकरण जो आप अपने नजरिए से देखते हैं? चुनावी समीकरण तो यह है कि डॉक्टर राजकुमार सांगवान इतने अच्छे मतों से चुनाव जीतेंगे कि शायद रिकॉर्ड बनाएंगे। ये कहना कि इतने से जीतेंगे वो तो गलत होगा, लेकिन बहुत अच्छा चुनाव वे जीतेंगे। आज के टाइम चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और वोटर है और चाहे वो राष्ट्रीय लोकदल का कार्यकर्ता और वोटर है, सब इस टिकट से बेहद खुश है। डॉक्टर राजकुमार सांगवान पर किसी भी प्रकार की कोई उंगली नहीं उठाई जा सकती। वो बेहद सज्जन और पढ़े लिखे योग्य प्रत्याशी। पूरे जिले की अगर बात करें, वो किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, डॉक्टर राजकुमार सांगवान के प्रत्याशी बनाए जाने खुश नजर आ रहा है। और उसका जो एक जीता जागता उदाहरण है वो सड़कों पर देखा जा सकता है, क्योंकि हर कार्यकर्ता, हर लीडर राजकुमार सांगवान की जय बोलता नजर आ रहा है और उनके समर्थन में वोट मांग रहे हैं। अरुण जी, पहले चुनाव भी आपने देखे और ये चुनाव भी आप देख रहे हैं। 2014 और 19 दो चुनाव में
बीजेपी और आरएलडी का जो वोटर था वो आपस में एक दूसरे के सामने रहता था, एक दूसरे के पास बैठना पसंद नहीं करता था। अब गठबंधन हुआ है, क्या आपको लग रहा है कि वो वोटर एकजुट हो पाएगा? 2014 का चुनाव बिल्कुल अलग चुनाव था और 19 का चुनाव अलग था। 2014 का चुनाव था, मुजफ्फरनगर दंगे हुए थे, एक ऐसा बंटवारा और ऐसा माहौल देश में हो रहा था कि उस चुनाव को तो किसी भी चुनाव से कंसीडर नहीं किया जा सकता। 2019 का चुनाव बेहद अच्छा चुनाव था और मैं समझता हूं कि 2019 के चुनाव में मेरे जैसे कुछ कार्यकर्ताओं की या मैं अपनी खुद की कहूँ कमियां रही, जो हम अच्छे से मैनेजमेंट ना करके इस चुनाव को लूज कर गए। नहीं तो वो चुनाव हमारा जीत का चुनाव था और बहुत अच्छी जीत का चुनाव था। तो ये जो चुनाव है इस चुनाव में ऐसी कोई संभावना नहीं है कि इसमें कोई कमी रहे। हालांकि अभी चुनाव शुरू नहीं हुआ, जब तक सामने का प्रत्याशी ना आ जाए, विपक्ष के प्रत्याशी मैदान में ना आ जाए, जब चुनाव का पता चलता है। लेकिन आज अगर वोट बैंक के हिसाब से बात करी जा तो ये डॉक्टर राजकुमार सांगवान का चुनाव बिल्कुल एक तरफा चुनाव। तो आपको लग रहा है कि सामने वाला जो प्रत्याशी आएगा उसके आने के बाद समीकरण कुछ बदलेंगे? नहीं, समीकरण नहीं बदलेंगे। उससे ये पता चलेगा कि हमारी जो जीत है वो कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है। वो उसमें कोई शक नहीं है कि चुनाव अच्छा रहेगा, लेकिन प्रत्याशी के आने के बाद में ही चुनाव शुरू होता है। कहीं ना कहीं कहा जाता है अरुण जी कि जो बीजेपी का कोर वोटर है वो या बसपा का कोर वोटर रहा हो या बीजेपी का कोर वोटर रहा हो, वो सब आरएलडी के खिलाफ वोट डालता है। और अब की बार बीजेपी और आरएलडी का गठबंधन है, क्या जो बीजेपी का कोर वोटर है वो सारा आ जाएगा या कुछ छिटकने की भी संभावना? देखो, समय के अनुसार सब परिस्थितियां बदलती हैं जी। 2014 से पहले 10 साल सरकार रही मनमोहन जी की। जो 10 साल पहले जिस वोटर नहीं था, जो नए वोटर बने, उनकी सोच अलग थी। आज 10 साल हो गए नरेंद्र मोदी जी की सरकार को। आज जो वोटर, नया वोटर 10 साल में बना है, उसकी सोच अलग है जी। इस सरकार ने बहुत से अच्छे कार्य किए, बहुत से कार्य करने अभी बाकी है जी, लेकिन बहुत से अच्छे कार्य किए और उन कार्यों के बलबूते वोटर संतुष्ट है। आज वो वोटर नहीं है, इस तरह की सोच नहीं है इस क्षेत्र में कि हम उसके खिलाफ जाएंगे या इस वजह से उसके खिलाफ जाएंगे। यहाँ का वोटर बहुत समझदार हो चुका, वो समझता है इस चीज के लिए कि अच्छा प्रत्याशी कौन है, अच्छा काम करने वाली पार्टी कौन है, किस चीज के आधार पर हमें वोट करनी है। तो अब वो चीजें नहीं है। अरुण जी, ये तो है राजनीतिक विषय पे हम चर्चा कर रहे थे, आप कहीं ना कहीं व्यापार जगत से भी जुड़े हुए हैं। अगर व्यापारियों की बात करें, कुछ मामलों को लेकर, कुछ मुद्दों को लेकर व्यापारी भी बीजेपी से नाराज नजर आ रहा था, तो अब क्या लग रहा है आपको? व्यापारी एक ऐसा वर्ग है जी, जो हमेशा देश की प्रगति के लिए, विकास के लिए कार्य करता है। एक जगह से दूसरी जगह सामान को ले जाकर उसकी पूर्ति करता है जी। आपने अगर नोट करो इस चीज को कि एक समय ऐसा आया था जब कोरोना काल था, उस कोरोना काल में सब चीजें, पूरा वर्ल्ड ही बंद हो गया। हाँ जी, बिल्कुल रुक सा गया था सारा। उस टाइम पे हर व्यक्ति की जो आवश्यकता थी, जो आवश्यकता के सामान थे, जो जिसके बिना काम नहीं चल सकता जी, जैसे खाने पीने का राशन ही, उस टाइम पे भी इस देश के पूरे व्यापारी वर्ग ने उसकी पूर्ति करने का काम किया। जब ये डर लगता था कि मैं किसी के टच में ना हूं कि कहीं मुझे ही ना कोविड हो जाए जी, उस टाइम पे भी उस व्यापारी वर्ग ने काम कर, एक दूसरे से मिलते रहे। तो ये कहा जाता है कि व्यापारी तो नरम है, व्यापारी तो कमजोर है। कमजोर नहीं है, बहादुर कौम है व्यापारी भी। नाराजगी होना और अपने मांगे रखना एक अलग विषय है, लेकिन ये सोचना कि देश हित में क्या है, वो एक अलग विषय है। तो इस देश का व्यापारी हमेशा देश हित में सोचता है और देश हित में सोच के ही वो इस गठबंधन के साथ में वोट कर। बिल्कुल ठीक, आपने व्यापारी वर्ग की बात आपने की, देश हित की सोच की बात आपने की, और अब की बार तो अरुण जी गठबंधन से लग रहा है कि रालोद हमेशा से किसानों की पार्टी कही जाती, अब तो किसान पार्टी भी देश हित की सोच रखकर गठबंधन कर चुकी। तो
आपका क्या सहयोग रहेगा, किस तरीके से प्रचार प्रसार में डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी का सहयोग मैं रहेगा? हालांकि आपको बताऊं, मैं फिलहाल अभी एक मेरी सर्जरी हुई थी, जी उस सर्जरी के कारण मैं अभी रेस्ट पे ही हूँ। जी कहीं मैं क्षेत्र में आना जाना मेरा अभी शुरू नहीं हुआ। जी लेकिन निश्चित रूप से डॉक्टर राजकुमार सांगवान के लिए मैं सहयोग करूंगा। जी मैं व्यापार मंडल से भी जुड़ा हुआ हूँ, मैं इस जिले का व्यापार संघ का भी जिला अध्यक्ष हूँ। जी मैं अपने पूरी टीम को लगाकर, अपने सभी साथियों को लगाकर जी डॉक्टर राजकुमार सांगवान के लिए सहयोग करूंगा, चुनाव लड़वाऊंगा। क्या संदेश हमारे चैनल के माध्यम से आप दर्शकों को देना चाहेंगे? मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि राजनीति एक स्वच्छ होनी चाहिए, जी और जैसा व्यक्ति डॉक्टर राजकुमार सांगवान है, ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत ही ईमानदारी से जी और बहुत सच्चे मन से कार्य करना चाहिए। राजनीति, मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि हमें ये निश्चित कर लेना चाहिए कि हम जो कह सकते हैं वो ही हम करें, करके दिखा। और जो हम कर नहीं सकते वो हम ना कहें। जी तो सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि राजनीति करो, साफ सोच राजनीति करो, और जिसके साथ हो उसके साथ बिल्कुल दिल से रहो, और नहीं है तो नहीं रहो। तो शुक्रिया अरुण जी इस मुद्दे बहुत पर बहुत चर्चा करने के लिए। धन्यवाद और उम्मीद आपका। करेंगे कि आगे भी भविष्य में अगर हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे तो आपका समय हमें जरूर मिलेगा। निश्चित रूप से। तो अभी हम बात कर रहे थे रालोद के वरिष्ठ नेता अरुण तोमर उर्फ बोबी से। व्यापार संघ से भी जुड़े हैं, व्यापारियों से भी इनके अच्छे ताल्लुकात हैं और लंबा समय इन्होंने व्यापारियों के बीच में बिताया है। अभी राजनीतिक विषय की अगर बात करें, डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी के साथ बचपन से इन्होंने कार्य किया है, उनकी तारीफ ये कर रहे हैं और इनका कहना है कि कहीं ना कहीं दर्शकों बता दें कि अरुण तोमर बोबी राष्ट्रीय लोकदल के सक्रिय नेताओं में से हमेशा रहे हैं। चुनाव लड़ने का भी इनका मन हुआ, लेकिन पार्टी ने मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि ये निर्णय उच्च स्तरीय जो हमारे उच्च स्तरीय जो लीडर होते हैं उनके हाथ की बात होती है। हो सकता है कुछ बड़े के लिए और कुछ अच्छे के लिए अभी मौका ना मिला हो, लेकिन पार्टी में आज भी बने हुए हैं और सक्रिय नेता की भूमिका में कार्य कर रहे हैं। इनको इन्हीं कारणों से बीमार हो गए थे और बाईपास सर्जरी इनकी हुई है, लेकिन डॉक्टर राजकुमार सांगवान का टिकट होने के बाद जैसी ही घोषणा हुई, इनके चेहरे का उत्साह और इनकी जो बीमारी है वो आधी ठीक हो गई और आज सक्रिय भूमिका में कार्य है। जब से टिकट हुआ है तब से लोगों से संपर्क कर रहे हैं, फोन पर बात कर रहे हैं और डॉक्टर राजकुमार सांगवान को विजय बनाने की अपील कर रहे हैं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।